आप सभी लोग का मल्टीधारी कॉलेज के साइकोलॉजी ऑनर्स के चौथे लेक्चर में जो ऑनलाइन मोड में किया जा रहा है, सबका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग कल की बातों को आगे बढ़ाएंगे और आज हमारा प्रयास होगा कि हाइपोथेसिस चैप्टर में जितने भी पार्ट्स हैं, जितना भी उसका हिस्सा है, सबको खत्म किया जा सके। कुछ मैंने क्वेश्चन हल करने के लिए दिया था सभी को। कुछ बच्चों ने किया है, कई बच्चे नहीं कर रहे हैं, जिसका ये मतलब है कि सब अभी उस चीज को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। आप जब तक एग्जाम्पल नहीं बनाइएगा, मैं क्लास में लेक्चर दूं या यहाँ दूं, कोई बहुत आपको अंतर नहीं पड़ेगा। इसलिए अपने से जो मैं कह रहा हूँ, जो बात बताई जा रही है, एटलीस्ट उसके साथ कोशिश कीजिए। जो बच्चे ऐसा कर रहे हैं उनका काफी अच्छा है, लेकिन कई लोगों का ठीक नहीं है। तो आज के लेक्चर में हम लोग हाइपोथेसिस के स्वरूप को समझ चुके, उसकी विशेषताओं को समझ चुके, उसके प्रकारों की चर्चा भी हो चुकी। तो आज आपके सिलेबस के अनुसार इस चैप्टर का जो आखिरी हिस्सा है उस पे हम लोग बात करेंगे, और वो हिस्सा है एक अच्छे हाइपोथेसिस की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड हाइपोथेसिस। तात्पर्य ये कि किसी भी हाइपोथेसिस को अच्छा हाइपोथेसिस, एक आदर्श हाइपोथेसिस कहलाने के लिए कुछ क्राइटेरियाज, कुछ मापदंडों को फुलफिल करना पड़ता है। वो सारे क्या मापदंड हैं उसके बारे में आज बात करना है। और ये बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, हर दूसरे साल ये क्वेश्चन सिलेबस में आपके एग्जाम में रिपीट होता है। तो ऐसा समझते हुए हम लोग थोड़ा ध्यान से इसको करेंगे। और अच्छी बात यह है कि काफ़ी सिंपल है, इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ नहीं हैं। तो थोड़ा सा अगर आप हाइपोथेसिस के उद्देश्य को समझ रहे हैं कि किस उद्देश्य से हाइपोथेसिस का निर्माण किया गया, तो एक अच्छे हाइपोथेसिस के गुणों के बारे में भी आप आसानी से आकलन कर सकिएगा, उसके बारे में अंदाजा लगा पाइएगा। तो मुख्य रूप से 5 विशेषताएं हैं जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे अपने लेक्चर में। उन 5 विशेषताओं को एक बार हम पहले बता दे रहे हैं, बोल दे रहे हैं, उसके बाद एक एक करके थोड़ा सा विस्तार से उसको समझेंगे। पहली विशेषता ये है कि हाइपोथेसिस शुड बी टेस्टेबल। मतलब हाइपोथेसिस ऐसा होना चाहिए जिसकी सुगमता से जांच हो सके। पहली विशेषता एक्सप्लेन करेंगे बाद में एक साथ। दूसरी विशेषता है कि वो बड़े ही स्पष्ट, वैज्ञानिक और सटीक शब्दों में व्यक्त होना चाहिए। बड़े ही स्पष्ट, वैज्ञानिक और सटीक शब्दों में व्यक्त होना चाहिए। तीसरी विशेषता है कि एक अच्छी हाइपोथेसिस को अभी तक उपलब्ध जितनी भी थियरीज हैं, जितने भी सिद्धांत हैं और जो दूसरे शोध हुए हैं, उसके परिणामों के अनुसार, उसके रिजल्ट्स के अनुसार होना चाहिए। मतलब हाइपोथेसिस में भी वही बात होनी चाहिए जो उन थियरीज में या उन रिसर्च में मिलते जुलते जो रिसर्च हैं उनसे निष्कर्ष निकला है। ठीक है, चौथी विशेषता की चर्चा करें तो वो विशेषता ये है कि हाइपोथेसिस ऐसा होना चाहिए जिससे शोध इकोनॉमिकल हो। इकोनॉमिकल का हिंदी वर्ड है मितव्ययी। चर्चा विस्तार से करेंगे हम लोग आगे। और
आखिरी विशेषता, पांचवी विशेषता वो ये है कि हाइपोथेसिस को शोध समस्या का उपयुक्त हल निकालने योग्य होना चाहिए। शोध समस्या का उपयुक्त हल निकाल सके ऐसा होना चाहिए। अब एक एक करके हम लोग सारे टर्म्स की सारे पॉइंट्स की व्याख्या करते हैं। थोड़ा सा ध्यान से समझने का कोशिश करोगे सभी। अगर रिसर्च मेथड्स में ये टेक्निकल होता है, इसमें आप कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझ गए तो ये बिल्कुल आसान है। याद करके तुक्का मार के यहाँ पे काम नहीं चलेगा। बुनियादी बात क्या है उस पूरे कॉन्सेप्ट का, उस पूरे चैप्टर का, उसको आपको समझना पड़ेगा, तभी आप सारे पॉइंट्स को लिख पाइएगा और याद हो पाएगा। आप अपने मन से, अगर मैंने 5 पॉइंट बताया तो कोई पॉइंट नहीं जोड़ सकते और किसी पॉइंट का कुछ से कुछ मतलब या कुछ से कुछ नहीं लिख सकते हैं। जो बात जैसी है बस उतनी ही है और वही बात आपको लिखनी होगी, वही बात आपको समझनी पड़ेगी और वो तब समझ में आएगी जब बुनियादी कॉन्सेप्ट को, बेसिक जो मूल बात है उसको आप समझ पाएंगे। हम यहाँ हमेशा जोर दे रहे हैं कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे, कॉन्सेप्ट को रिलेट कर पाएंगे, कॉन्सेप्ट के साथ फेमिलियर हो पाएंगे। नहीं तो ये चैप्टर परेशान करता है बहुत लोगों को। खैर, अब एक एक करके हम लोग सारे पॉइंट्स को डील करते हैं। पहला पॉइंट है कि हाइपोथेसिस टेस्टेबल होना चाहिए। इसमें 2 चीजें आती हैं। पहली बात ये कि हाइपोथेसिस की परिभाषा ही हम लोगों ने कर्लिंगर की या मैकगोह की जो देखी उसमें कही गई है कि हाइपोथेसिस किसी शोध में चरों के बीच संभावित संबंधों की चर्चा करता है और उसकी जांच करता है। तो हाइपोथेसिस का बुनियादी गुण है कि उसकी जांच, उसका आकलन पूरे शोध प्रक्रिया में होगा। तो हाइपोथेसिस हमारा जांच योग्य होना चाहिए, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य ही है कि हमने जो अनुमान लगाया है, हमने जो अवधारणा बनाई है, उसको जांच करके देख सकें, 2 संभावनाएं उसकी निकाल सकें कि या तो वो सही है या वो गलत है। तो बुनियादी बात यह है कि हाइपोथेसिस को हमेशा इस रूप का होना चाहिए कि उसको आराम से जांचा जा सके। जांचे जा सकने में 2 बात आती है मुख्य रूप से। पहली बात ये कि हाइपोथेसिस में शोध समस्या से संबंधित जिन चरों का, चर से मतलब स्वतंत्र चर, आश्रित चर, मुख्यतः विवेचन हो रहा है, जिन चरों की बात हो रही है उसका भौतिक रूप से मापन हो सकना जरूरी है। चूंकि हाइपोथेसिस चरों के बीच के संबंध को, चरों के बीच के कोरिलेशन को, चरों के बीच के उतार चढ़ाव को आपसी देखने का, जानने का एक अवधारणा है, तो जब तक चरों का मापन संभव नहीं होगा तब तक उनके बीच के सहसंबंध, उनके बीच के रिलेटिव उतार चढ़ाव को देखा या समझा नहीं जा सकता है। इसलिए जो भी चर हैं उनका सही मापन होना चाहिए। हाइपोथेसिस में कोई एब्स्ट्रैक्ट, अमूर्त चर को हम लोग ले लेंगे और उसके आधार पर कोई हाइपोथेसिस निर्माण करेंगे, जिसका आज के समय में जो उपलब्ध तकनीक है उसके द्वारा वस्तुनिष्ठ ढंग से, ऑब्जेक्टिव ढंग से मापन नहीं किया जा सके तो हमारा काम नहीं होगा। अब हमारे एग्जाम्पल में पढ़ाई के घंटे या बुद्धिमत्ता और प्राप्तांक का जो संबंध था, इसमें दोनों चीजों का मापन किया जा सकता है। पढ़ाई के घंटे को हम लोग समय में, आवर में, मिनट में माप सकते हैं, जो एक वस्तुनिष्ठ तरीका है। बुद्धिमत्ता को भी मापने का हमारे पास बुद्धि परीक्षण है, जो वस्तुनिष्ठ रूप से बुद्धिमत्ता का मापन करता है।
और परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांक को मापने का भी तरीका है। किसी को 10 अंक आया, किसी को 11, किसी को 98, किसी को 70। तो जो भी दो चर हैं उनका सही मापन, वस्तुनिष्ठ ढंग से मापन हो, ये जरूरी है। ये पहली बात है हाइपोथेसिस का मापन करने के संबंध में। दूसरी बात कि हाइपोथेसिस में जो चरों के बीच हम संबंध को की व्याख्या करते हैं वो संबंध वैज्ञानिक ढंग का और वस्तुनिष्ठ ढंग का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दो चरों के बीच के किसी काल्पनिक मनगढ़ंत संबंध को हम घोषित कर दें जिसकी जांच संभव ही ना हो सके। तो जो चर हैं, जो वेरिएबल हैं, उनके अंतः संबंध का वैज्ञानिक रूप से और वस्तुनिष्ठ रूप से संबंध होना चाहिए। ये कहने से तात्पर्य को समझने के लिए एक उदाहरण लिया जा सकता है। जैसे हम दो चरों के बीच के संबंध को या तो इस रूप में कहते हैं कि एक चर में जब बढ़ोतरी या कमी होती है तो उसी अनुपात में दूसरे चर में भी बढ़ोतरी या कमी होती है, या ऐसे कहते हैं कि इन दोनों के बीच के सहसंबंध के बारे में हमें कोई पता नहीं है। ये वैज्ञानिक ढंग से किसी चीज को कहने की बात हुई। लेकिन अगर ऐसा कहा जाए कि चर नंबर 1 में कुछ परिवर्तन होता है तो चर नंबर B में भी कुछ ऊपर तो ये कहा जाए कि चर नंबर 1 में कुछ होता है तो चर नंबर B में भी कुछ ऊपर नीचे होता है। तो ये एक ऐसा कथन है जिसकी जांच किसी भी वैज्ञानिक ढंग से संदर्भ में नहीं की जा सकती। इसलिए एक अच्छी हाइपोथेसिस का ये मापदंड है कि उसकी जो चर्चा है, उसका जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल मैथमेटिकल लैंग्वेज में हो, साइंटिफिक लैंग्वेज में हो, और उससे स्पष्ट रूप से पता चले कि चरों के बीच में किस तरह के सहसंबंध के बारे में वो बात कर रहा है और उसको जांचा जा सके। तो ये पहली विशेषता है। चलिए, दूसरी विशेषता अच्छी हाइपोथेसिस की जो मैंने बताया कि उसको बहुत ही स्पष्ट, सुसंगत रूप से और स्टैटिस्टिकली स्टेटेड होना चाहिए, सुसंगत रूप से, साइंटिफिक रूप से स्टेटेड होना चाहिए। हाइपोथेसिस का लैंग्वेज बड़ा महत्वपूर्ण है। हाइपोथेसिस को जब स्टेट करते हैं तो हम उसको बोलचाल की भाषा में ई होता तो वो होता, ई बढ़ता तो वो बढ़ जाएगा, ऐसा हो जाएगा तो शायद वैसा हो जाएगा, ऐसे नहीं करते, बल्कि उसको बड़े ही मैथमेटिकल ढंग से सटीक शब्दों में स्पष्ट रूप से लिखा जाता है। हाइपोथेसिस ऐसा होना चाहिए, इतना सुसंगत होना चाहिए कि उसको पढ़ने के दौरान ही, पढ़ने के साथ ही बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाए कि इसमें क्या बात कही जा रही है। और उसका लैंग्वेज आपकी बोलचाल की भाषा और ऐसे ही ढुलमुल भाषा में नहीं होगा, बल्कि बड़ा स्टैंडर्ड तरीका होगा। जैसे हम अपने एग्जाम्पल में सोचें तो ये स्टेटमेंट कि पढ़ाई के घंटों का परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांकों के साथ धनात्मक सहसंबंध है, पॉजिटिव कोरिलेशन है, ये एक आदर्श स्टेटमेंट हुआ हाइपोथेसिस के लिहाज से। तो यहाँ पे जो शब्द होंगे और जो स्टेटमेंट होगा बहुत सटीक शब्दों के साथ, वैज्ञानिक शब्दों के साथ, उपयुक्त शब्दों के साथ स्टेटेड होना चाहिए। इसको पढ़ने के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं रहे और जो बात वो कहना चाह रहा है उसको बिल्कुल क्लियरली व्यक्त कर सके। तो ये दूसरी विशेषता है एक अच्छी हाइपोथेसिस की। तीसरी विशेषता जो मैंने बताया
कि इसको अभी तक के जो थियरीज हैं और दूसरे जो मिलते जुलते रिसर्च है उनकी फाइंडिंग्स के अनुसार होना चाहिए। ये वैसे समझने की बात ये है इसमें कि जब भी हम कोई नया शोध करते हैं तो उससे मिलता जुलता शोध जो पहले हुआ है या जिस थ्योरी के आधार पे उस शोध की परिकल्पना करते हैं, तो अनुमान हमारा ये होना चाहिए, जो हमारी हाइपोथेसिस है वो ये होनी चाहिए जो उन प्रमाणिक थ्योरीज और उन प्रमाणिक शोधों के अनुसार हो। ये हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि हाइपोथेसिस एक अनुमान है, हम जबरदस्ती उसके साथ चिपकने का, उससे बायस होने का बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमको कोई एक अनुमान करना है या एक दिशा संख्या 1 या दिशा संख्या B का, तो हम ऐसी दिशा का वैसे हिसाब का अनुमान करेंगे जो पहले किए गए थियरीज, पहले हुए शोधों के अनुसार सपोर्टेड हो। जैसे अब इसको स्पष्ट करें तो हमारा जो एग्जाम्पल है उसमें अगर हम देखें कि बुद्धिमत्ता और परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांक के बीच क्या संबंध होगा, इसके लिए एक हाइपोथेसिस का निर्माण करना है। तो हम जानते हैं बुद्धि की थ्योरीज को पढ़ने के बाद कि बुद्धिमत्ता का एक प्रमुख जो बुद्धिमत्ता के जो प्रमुख तत्व हैं उनमें लॉजिकल रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, वोकैबुलरी, ऐसी तमाम चीजें आती हैं जिनका आकलन ही एक सामान्य विद्यार्थी की परीक्षा में किया जाता है। तो उस थ्योरी के आधार पर यह निष्कर्ष निकलेगा कि बुद्धिमत्ता अगर ज्यादा है, इसका मतलब वो सारी चीजें जो परीक्षा में पूछी जाती हैं एक सामान्य विद्यार्थी के, उन सारी क्षेत्रों में उसका प्रदर्शन बेहतर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो जब हमें अपने शोध समस्या के लिए एक हाइपोथेसिस का निर्माण करना हो तो हम ये हाइपोथेसिस इंटेलिजेंस की थियरीज जो पहले से हैं उसका अध्ययन करने के बाद उसके अनुसार इस तरह से बनाएंगे कि हमारा ये आकलन है कि उच्च बुद्धिमत्ता वाले बच्चों का परीक्षा में प्राप्तांक उच्च होगा और बुद्धिमत्ता के साथ प्राप्तांक समानुपातिक रूप से ऊपर नीचे बढ़ेगा या घटेगा। अब हम समझते हैं कि ये स्पष्ट हुआ होगा आपको कि क्या कहने का मतलब है एक हाइपोथेसिस को थियरी या रिलेटेड शोधों के अनुसार होना चाहिए। ऐसे ही आपसे किसी मिलते जुलते शोध पे किसी व्यक्ति ने कार्य किया है तो उसका जो परिणाम आया उसके आधार पे आपको अपनी हाइपोथेसिस का निर्माण करना चाहिए। अब इसको एक उदाहरण से समझते हैं। से फॉर एग्जांपल आप नौबतपुर के बच्चों के लिए ये प्रयोग करना चाह रहे हैं कि वो पढ़ाई में उनकी जो बुद्धिमत्ता है, उनका जो प्राप्तांक है, उनका कैसा दोनों के बीच में सहसंबंध है। ऐसा ही एक प्रयोग मान लीजिए कि दिल्ली में एक क्षेत्र में हुआ है और दिल्ली में समान पॉपुलेशन ऐसे ही विद्यार्थियों के ऊपर, ऐसे ही परिवेश में जो अध्ययन किया गया उसका परिणाम ये आया कि जो बच्चों में बुद्धिमत्ता का लेवल ज्यादा है उनका प्राप्तांक बेहतर है। तो इस शोध के रिजल्ट के आधार पे हम लोग अपनी हाइपोथेसिस जो नौबतपुर के बच्चों के लिए बना रहे हैं उसको भी जो दिल्ली की फाइंडिंग आई है, जो भी आई हो, वहाँ ये भी फाइंडिंग आ सकती है कि बुद्धिमत्ता के अनुसार प्राप्तांक अच्छा होता है या बुद्धिमत्ता बढ़ने से प्राप्तांक खराब होता है, तो उसी के अनुसार हमें अपनी हाइपोथेसिस का निर्माण करना चाहिए। फिर लेकिन ध्यान देने की बात है, हाइपोथेसिस का निर्माण सिर्फ करना है, उसके साथ बायस नहीं होना है, चिपक नहीं जाना है, नहीं तो हमारे शोध का पूरा अर्थ खत्म हो जाएगा। हम उसकी जांच करेंगे न्यूट्रल होके, तटस्थ होके, और जैसा आएगा परिणाम उस हिसाब से फिर अपने शोध की व्याख्या करेंगे।
तो ये तीसरा पॉइंट है। चौथा, कभी भी आप शोध करने जाते हैं तो हमेशा ये बात होती है कि शोध में अगर आप बहुत ज़्यादा समय दें, बहुत ज़्यादा धन दें, बहुत ज़्यादा परिश्रम करें तो अच्छा शोध होगा, और अपेक्षाकृत कम समय, कम धन और कम मेहनत करेंगे तो शोध की गुणवत्ता खराब होती है। अब हमें हमेशा इस चीज़ को संतुलित करना होता है। हमें ये देखना होगा कि हमें ऐसे हाइपोथेसिस का निर्माण करना है जिसमें कम से कम मेहनत, परिश्रम, पैसा और समय का इस्तेमाल करते हुए सटीक से सटीक रिजल्ट, वस्तुनिष्ठ से वस्तुनिष्ठ रिजल्ट प्राप्त हो सके। इकोनॉमिकल ढंग से हमारी हाइपोथेसिस बने, जिससे कि हमारा उद्देश्य भी पूरा हो जाए और कम से कम प्रयास और कम से कम मेहनत हमें करना पड़े। हमारे एग्जाम्पल में जो हम लेके चल रहे हैं इसमें भी ये बात लागू होती है। अगर हम हाइपोथेसिस इस तरह से बना दें कि बुद्धिमत्ता और प्राप्तांक के सहसंबंध को देखने के लिए बड़े पैमाने पे बहुत से लोगों को एक साथ टेस्ट किया जाए और हाइपोथेसिस में और भी बहुत सारे टर्म्स को और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को डाल दें, और उसके बाद जब हम शोध के लिए जाएंगे तो उसमें लगने वाला समय और परिश्रम बहुत बढ़ जाएगा। लेकिन हाइपोथेसिस को अगर बहुत सटीक और वन डायरेक्शनल रखा जाए तो उसमें कम से कम परिश्रम और समय दे करके जो हमारा रिजल्ट है वो वांछित होगा और वैज्ञानिक होगा और मान्य होगा, ऐसा प्रयास होना चाहिए, और यही एक अच्छे हाइपोथेसिस की निशानी है। चलिए आखिरी पॉइंट पे आते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि हाइपोथेसिस को शोध समस्या के अनुसार होना चाहिए और शोध समस्या का हल निकले का एक परिणाम आए, इस तरह का होना चाहिए। आपको थोड़ा सा लगेगा सुन के अटपटा, लेकिन कई मौकों पर ऐसा हुआ है कि शोध की समस्या कुछ और थी, अज्ञानता में या नहीं जानने के कारण समस्या से अलग हाइपोथेसिस का निर्माण कर दिया गया, और उस हाइपोथेसिस के अनुसार जब शोध को आगे बढ़ाया गया तो कुछ तो रिजल्ट निकला, लेकिन वो रिजल्ट शोध समस्या के सॉल्व करने वाला नहीं था, बल्कि एक नए तरीके का, अलग तरीके का कुछ वो बात कहना शुरू कर दिया। अब इसको समझने का हम अपने एग्जाम्पल से कोरिलेट करें तो हमें जब देखना है कि बच्चों की बुद्धिमत्ता और उसके प्राप्तांकों के बीच में किस तरह का सहसंबंध है, अगर हमारी शोध समस्या ये है तो हमारा हाइपोथेसिस भी बिल्कुल यही होना चाहिए, जो हूबहू इसी चीज के संबंध में एक पूर्व कथन करे जिसकी जांच की जा सके। अगर शोध समस्या ये है और हमारा हाइपोथेसिस बन जाए कि सिंघाड़ा खाने वाले बच्चों का प्राप्तांक पे क्या असर पड़ता है, तो ये हमारी जो मूल शोध की समस्या थी उसको सॉल्व नहीं करेगा। इसलिए जब भी हाइपोथेसिस का निर्माण करना होता है तो शोध की समस्या को बहुत गहराई से समझ करके, विश्लेषण करके, उसके स्वरूप को जान करके और उसी के एग्जैक्ट सॉल्यूशन के लिहाज से हाइपोथेसिस का निर्माण किया जाता है। ये कई शोधकर्ताओं को ऐसा समस्या आती है कि शोध समस्या मिला, उसको ठीक से नहीं समझ पाए, उसके संभावित आउटकम्स का आकलन नहीं कर पाए और उस क्रम में हाइपोथेसिस आपने कुछ बेढंगा सा बना दिया, और उसके बाद पूरा शोध हाइपोथेसिस के अनुसार निर्देशित होता है। और जब हाइपोथेसिस के निर्देशित होते हुए लास्ट में जब परिणाम आता है और फिर उस परिणाम को लेकर के आप अपनी शोध समस्या के साथ उसका
मिलान करते हैं तो आप देखते हैं कि करने कुछ गए थे और निकल कुछ और गया। गए थे फिजिक्स की पढ़ाई करने और साइकोलॉजी पढ़ के निकल गए। इसलिए हाइपोथेसिस के निर्माण में शोध समस्या के सभी पहलू, एक शोधकर्ता किस उद्देश्य से शोध करना चाह रहा है, क्या उसका मेन मकसद है, क्या परिणाम वो चाहता है, इसका अच्छे से ज्ञान होकर के हाइपोथेसिस को बिल्कुल स्पष्ट रूप से उसी एक बिंदु को टारगेट करके बनना चाहिए, होना चाहिए। और जब ऐसा होता है तभी वो एक अच्छे हाइपोथेसिस की निशानी होती है। तो ये 5 मुख्य विशेषताएं हैं और बड़ा ये हिट क्वेश्चन है, कई बार ये आया है एग्जाम में। इसको आप लोग अच्छे से तैयार करेंगे। इसके साथ ही यह हाइपोथेसिस चैप्टर खत्म होता है। अब अगला चैप्टर जो शुरू करेंगे हम लोग कल से, वो हमारे स्टेजेस ऑफ रिसर्च में जो डेटा कलेक्शन का स्टेज है, इसमें अपने शोध समस्या के अनुसार बनाई गई हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए हम लोग अपने पॉपुलेशन से सैंपल बना करके आंकड़ों का संग्रह करते हैं। उस डेटा कलेक्शन की एक प्रविधि, एक तरीका इंटरव्यू, साक्षात्कार मेथड है। इंटरव्यू अपने शोध के संबंध में अपने पॉपुलेशन से जो आपने सैंपल लिया है उससे आंकड़ों को पता करने का एक तरीका है, आंकड़ा संग्रहण करने का एक तरीका है। तो इंटरव्यू का स्वरूप क्या है, इंटरव्यू की विशेषताएं क्या है, इंटरव्यू का प्रकार क्या है, इंटरव्यू किस तरह के शोध में उपयोगी होता है, किस तरह के सैंपल पे उपयोगी होता है, इसके लिमिटेशंस क्या है, इसके लाभ क्या है, ये सारा चीज आपको इंटरव्यू मेथड में पढ़ना होगा। तो ये कल का चैप्टर रहेगा, अगला चैप्टर रहेगा। तो आज के चैप्टर को पढ़ने समझने के बाद, इससे संबंधित जो भी डाउट्स है उसको ग्रुप में शेयर करने के बाद एक बार इंटरव्यू या साक्षात्कार मेथड को अपने भर थोड़ा बहुत उसके खासकर उसके स्वरूप को, पहली चर्चा हमारे उसके स्वरूप, उसकी व्याख्या, उसकी विशेषताएं, उसके नेचर को ही लेके होगी। उसको आप देख समझ करके आएंगे ताकि कल जब बात हो, कल जब हम चर्चा करना शुरू करें तो फिर आप चीज़ों को कोरिलेट कर सके, समझ सके। अभी तक हम तो अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं कि जितना हो सके, फेस टू फेस सिचुएशन नहीं है हमारा, लेकिन जितना हो सके उसकी पूर्ति कर सके इस माध्यम से। कुछ बच्चे ज़रूर फ़ायदा उठा रहे हैं, हमको पर्सनल इनबॉक्स में भी अपना क्वेश्चंस, अपना सजेशंस लिखते हैं। लेकिन बाकी लोग अगर समय नहीं देंगे और थोड़ा सा साथ में मेहनत नहीं करेंगे तो किसी के लिए भी ये दिक्कत होगी। तो हम उम्मीद करते हैं थोड़ा सा कोशिश करो और अगले 15-17 दिन अगर ये चल गया क्लास हमारा तो हम मेजर हिस्सा जो सिलेबस का छूट रहा है उसको पूरा कर पाएंगे, इतना हमको यकीन है। तो मेरा प्रयास आप जितना सहयोग दीजिएगा उस पर निर्भर करता है। अगर हम लेक्चर डालते जाएं और आपके तरफ से नहीं सार्थक प्रयास हो और समझ नहीं पाए आप, तो फिर चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। तो पॉजिटिव नोट पे, पॉजिटिव कोटेशन पे कि सब चीज़ें आप लोग अच्छे से कल और तैयारी करके आइएगा और अपने डाउट्स को यहाँ रखिएगा इस चैप्टर से रिलेटेड, पूरे चैप्टर से रिलेटेड हाइपोथेसिस। आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।